बच्चों, नवनिर्माण के पहले भाग में 3 चतुष्पदियाँ देखी हैं। आज आप आगे की सभी चतुष्पदियाँ देखते हैं। अब देखते हैं चौथी चतुष्पदी। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बल बल का मतलब ताकत, शक्ति। युवा वर्ग के पास तो अधिक ताकत रहती है। जो ताकत आपको मिली है उसी ताकत यानी बल का उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए। चाहे शारीरिक ताकत हो, मानसिक ताकत हो, बौद्धिक ताकत हो, जो ताकत आपके पास है उस ताकत का अच्छे काम के लिए उपयोग जो है वो उपयोग करना चाहिए। देश के नवनिर्माण के लिए उसी बल का उपयोग करना चाहिए। मातृभूमि का रक्षण करने के लिए उसी ताकत का उपयोग करो। किसी विधायक कार्य के लिए इसी ताकत का उपयोग करना चाहिए। व्यर्थ में इस ताकत नहीं गवा दीजिए। किसी को सताने के लिए, पीड़ा देने के लिए इसी ताकत का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। पीड़ित को उसकी पीड़ा से, दर्द से बचाने के लिए इसी ताकत का उपयोग जरूर करना चाहिए। किसी का शोषण करते हुए हमें दिखाई देता है तो उसके लिए भी न्याय देने का प्रयास करना चाहिए। आप में जो बल या ताकत, उसी बल का उपयोग समाज के लिए करना ही चाहिए। औरों की ताकत बनने के लिए करना चाहिए। सार्थक कार्यों के लिए इस ताकत का उपयोग जो है वो उपयोग करना चाहिए। कई बार ऐसा ही होता है, शक्ति का उपयोग करके कई लोग समाज के दीन, गरीब लोगों का शोषण करते हैं। इन लोगों को भी सचेत करने का प्रयास जो है वो प्रयास चतुष्पदी के माध्यम से किया है। अपनी ताकत का उपयोग अच्छे काम के लिए करना चाहिए, यही संदेश कवि यहाँ देते हैं। बल का दुरुपयोग करने वालों को भी सचेत किया है। बल का उपयोग समाज के उत्थान के लिए करना ही श्रेयस्कर है। इस चतुष्पदी पर आकलन के लिए कई प्रश्न पूछे जाते हैं। बल का उपयोग किसके लिए करना चाहिए? बल का उपयोग पीड़ित को बचाने के लिए, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए। आगे शब्द संपदा के लिए शब्द जो है वो शब्द पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द है बल। बल शक्ति, ताकत, पीड़ा, वेदना, यातना, सताना, परेशान। इस तरह यह पर्यायवाची शब्द जो है वो शब्द संपदा के लिए पूछे जाते हैं। और अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र कृति जो है वो स्वतंत्र कृति पूछी जा सकती है। बल का सदुपयोग समाज के नवनिर्माण के लिए करना चाहिए, इस पर अपने विचार लिखिए। इस तरह ये चतुष्पदी आपने देख ली गई है। आगे की चतुष्पदी आप देखते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। मंजिल, मंजिल पड़ाव। मंजिल का रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको मंजिल का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। 12वीं कक्षा के छात्रों को तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मंजिल मतलब अपना ध्येय, लक्ष्य, आगे हमें क्या करना है यह तय करना चाहिए। 12वीं के बाद आपको क्या करना है यह मन में या विचार सोचना चाहिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है, छात्रों को पूछा जाता है आपने विज्ञान शाखा क्यों चुन लिया, वाणिज्य शाखा क्यों चुन लिया। छात्रों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। माँ बाप ने कह दिया, मेरे बड़े भाई ने कह दिया, मित्र यहाँ आया और इसलिए मैंने भी कला, वाणिज्य जो कोई भी हो वो शाखा चुन ली। इस तरह का उत्तर जो है वो उत्तर वे देते हैं। लेकिन मनुष्य को
या छात्रों को अपनी इच्छा शक्ति या अंदर की आवाज़ स्वभाव के अनुसार जीवन का ध्येय यानी निश्चित करना जरूरी है। मन की अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। मुझे क्या करना है, क्या चुनना है, कैसे आगे बढ़ना है। मंजिल तय होनी चाहिए। बिना मंजिल तय किए आप अपनी जीवन नौका चलाने का प्रयास करेंगे तो आपकी जीवन नौका को कभी भी किनारा नहीं मिलेगा। एक बार हमारी मंजिल तय हो जाती है, जिंदगी की दिशा निश्चित हो जाती है, तब उस मंजिल पर न जाने कितने संकट क्यों आए तो भी हम संकट का मुकाबला कर सकते हैं। आने वाले संकट का मुकाबला करने की शक्ति मन में जागृत होती है। जो मार्ग के संकट सह सकता है वह आगे बढ़ता है। मन में विश्वास और साहस लेकर जो आगे बढ़ता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। जो संघर्ष करता है उसे यश प्राप्त होता ही है। वही सफलता के शिखर पर जा बैठता है। अपनी जिंदगी का सपना वही साकार करता है। जिंदगी का लक्ष्य वही हासिल करता है। इसलिए मंजिल निश्चित है तो सिद्धि भी निश्चित है। जो व्यक्ति मंजिल निश्चित करता है और मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ता है वह व्यक्ति एक ना एक दिन सिद्धि की शिखर पर जा ही बैठता है। सिद्धि, सिद्धि शब्द का अर्थ है सफलता। सफलता के शिखर पर वह आदमी बैठता है। अपना एक नया इतिहास वह निर्माण करता है और व्यक्ति अपने खानदान का, गांव का, देश का नाम रोशन करता है। जिंदगी में सफलता पाने वाले लोगों को कठोर परिश्रम, संकट का सामना करना पड़ा, तब कहीं जाकर सफलता के शिखर पर लोग पहुंच जाते हैं। एक रात में सफलता नहीं प्राप्त होती। इसलिए 12वीं कक्षा के छात्रों को मेरा कहना है, आपको भी अपनी मंजिल तय करके मंजिल तक पहुंचने के लिए कठोर परिश्रम की जरूरत है। अध्ययन करने की जरूरत है। जिद्द, इच्छा शक्ति के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। यही बात अपनी इसी चतुष्पदी के माध्यम से कवि ने यहाँ कह दी गई है। इस चतुष्पदी में कठिन शब्द जो है वो शब्द या समानार्थी शब्द जो है वो शब्द यहाँ आए हैं शब्द संपदा के लिए। ये शब्द पूछे जाते हैं। आप यहाँ देखते हैं। मंजिल, मंजिल का मतलब है लक्ष्य। पड़ाव, ध्येय। संकट, संकट का मतलब है मुसीबत, मुश्किल। सिद्धि, सिद्धि का मतलब है सफलता। इतिहास रचना ने जिंदगी में अमर बन जाना। इस तरह आपने ये चतुष्पदी देख ली गई है। आगे की आप चतुष्पदी जो है वो चतुष्पदी देखते हैं। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि यहाँ समाज में समानता और मानवता स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए प्रीति, नीति, गीति ये सभी बातें आज बहुत आवश्यक है। प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम, हंसी, आनंद। प्रेम का अर्थ है दया, क्षमा, शांति, परोपकार, सहानुभूति, इंसानियत, मोहब्बत, भूतदया। यही तो प्रेम है। इसलिए प्रेम का अर्थ आप जो समझते हैं वैसा और इतना संकुचित नहीं है। जिंदगी के राह पर चलते समय सभी के साथ प्यार भरा व्यवहार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रीति की राह पर आगे बढ़ो। राह, राह मतलब मार्ग, पथ। जिंदगी की राह इतनी आसान नहीं है। इस राह में आशा, निराशा, सुख, दुख आते ही रहते हैं, लेकिन सभी स्वीकार करते हुए सभी के साथ प्यार भरा व्यवहार करके आगे बढ़ना है। आगे चलकर देखते हैं नीति। नीति की राह पर चले आओ। नीति, नीति मतलब नैतिकता, सदाचार।
नैतिक बंधन तो आप लोगों पर होनी चाहिए। सभी बातों के लिए कायदे कानून नियम नहीं बनाए जाते। कई बार ऐसा ही होता है, आप लोगों को या छात्रों को भी अध्यापक कहते हैं अध्ययन कीजिए या ऐसा करो वैसा करो, लेकिन ये बात छात्रों को अच्छी नहीं लगती है। छात्र सोचते हैं इन्हें क्या संबंध है हमें सलाह देने की। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं तब आपको नैतिक मूल्यों का पालन करना बहुत जरूरी है। मनुष्य को भी विवेक से आगे बढ़ना चाहिए। समाज में तो अच्छे बुरे लोग होते ही रहते हैं, वे नहीं बदलते, लेकिन आपको बदलना चाहिए। सदाचार की राह पर चलकर ही जीवन सार्थक होता है। गीति की राह, गीति का मतलब गीत। अगर हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तब जिंदगी का गीत गाकर हम सफलता से आगे बढ़ते हैं। प्रीति, नीति, गीति क्या है ये सब? जिंदगी की राह में भले बुरे लोग मिलते ही रहते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ भी प्यार भरा व्यवहार करके आगे चलना चाहिए। नीति का मतलब अच्छा व्यवहार। अनीति से व्यवहार करने वाले बहुत से लोग होते हैं। अनीति से व्यवहार करके पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति हासिल करते हैं, लेकिन ये बहुत दिन नहीं टिकता। अनीति की भी सीमा होती है। अनीति से व्यवहार नहीं करना, हमें सदाचार, विवेक, नीतिमत्ता से व्यवहार करना चाहिए। जब हम नीतिमत्ता से आगे बढ़ते हैं तब हमारी जिंदगी एक गीत बन जाती है। नीति से व्यवहार करना चाहिए, प्रीति से आगे बढ़ना चाहिए। प्रेम और भाईचारे का गीत गुनगुनाते हुए सदाचार और प्रेम की राह पर चलने का और नैतिक मूल्यों का पालन करने का संदेश जो है, वो संदेश इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि दे रहे हैं। अब इस चतुष्पदी में कृतियाँ जो है वो कृतियाँ किस तरह पूछी जाती हैं, देखिए। इसकी राह पर चले आओ। किसकी राह पर चले आओ? प्रीति की। आगे प्रत्ययुक्त शब्द जो है वो भी आते हैं। यहाँ प्रीति, नीति, गीति, ई प्रत्यय जो है वो ई प्रत्यय यहाँ लगा हुआ है। यहाँ स्वाध्याय में कृति जो है वो कृति ही दी जाती है। उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग मतलब शब्द के पहले प्रत्यय लगता है। प्रत्ययुक्त शब्द मतलब शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है। यह शब्द देखिए नीति, नीति शब्द को ई प्रत्यय लगाया है और उपसर्ग लगाने पर अनीति बनता है। इस तरह आपने एक चतुष्पदी देखी है। आगे की चतुष्पदी जो है वो आप देखते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। यहाँ कवि ने समता की बात की है। नर नारी समानता, स्त्री पुरुष समानता की बात की है। वास्तव में चतुष्पदियाँ जीवन और समाज से मिली यथार्थवादी कविताएं हैं। कवि कहते हैं परिवर्तन तो सृष्टि का अटल नियम है। समय के अनुसार परिवर्तन होना ही चाहिए। इस संसार में स्त्री और पुरुष दोनों का महत्व है। दोनों संसार रूपी रथ के पहिए हैं। ऐसा ही एक समय था, स्त्री घर काम करती थी और पुरुष उपजीविका के लिए अर्थ प्राप्ति करता था। लेकिन आज तो समय का चक्र बदल गया है। बदलते जमाने के अनुसार घर चलाने के लिए दोनों को अर्थार्जन करना जरूरी है। स्त्री और पुरुष कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। आज के ज़माने में एक की कमाई पर घर नहीं चलता है। महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। इसलिए कवि कहते हैं साथ निकलेंगे आज नर नारी, यानी स्त्री पुरुष, पति पत्नी, इन दोनों को स्वयं का विकास, घर का विकास और समाज के विकास के लिए बाहर निकलना पड़ता है, बाहर निकलना जरूरी है।
यदि जीवन में कुछ हासिल करना है तो उसे पाने के लिए दोनों को आगे बढ़ना आवश्यक है। आगे बढ़ते समय लेंगे कांटों का ताज। कांटों का ताज मतलब समस्या के साथ मुकाबला करना चाहिए। यहाँ कांटों का अर्थ मुसीबत, संकट और ताज का अर्थ है मुकुट। कांटों का ताज लेंगे ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो है वो जिम्मेदारियां संभालेंगे। सफलता, यश पाने के लिए तो कांटों का ताज पहनना ही पड़ता है। जितनी ज़्यादा सफलता होती है उतनी ज़्यादा मुसीबतें होती हैं। दोनों को मिलकर यानी पति पत्नी स्त्री पुरुष को मिलकर मुसीबतें सहना चाहिए। नर नारी साथ में निकलेंगे। समानता प्रस्थापित करने का उनका उद्देश्य वो इतना आसान नहीं, अपितु कांटों का ताज लेकर चलने के समान है। दोनों एक दूसरे के साथी सहचर बनकर आगे बढ़ेंगे, तब समाज का पुनरुत्थान नवनिर्माण होगा। दोनों संगी है। संगी का मतलब साथी, दोस्त और सहचर है। सहचर का मतलब साथ रहने और चलने वाला। यहाँ दोनों को एक दूसरे का साथी बनकर समाज का नवनिर्माण करना है। जब वे एक ही मकसद से साथ साथ चलेंगे तो नए समाज की रचना करेंगे जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। स्त्री पुरुष समानता से ही समाज का नवनिर्माण होगा। अब देखिए इस चतुष्पदी पर कृतियाँ किस तरह पूछी जाती है। आकलन के लिए आकलन कृति में कांटों का ताज ए लेंगे। कौन लेंगे कांटों का ताज? नर नारी कांटों का ताज लेंगे। नर नारी दोनों ए है, संगी है, सहचर है। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ जो है वो अर्थ भी यहाँ दिए हैं। ताज, ताज ने मुकुट, संगी, संगी ने साथी। शब्द संपदा में लिंग पहचानने के लिए भी ये प्रश्न जो है शब्द जो है वो शब्द पूछे जाते हैं। नारी स्त्रीलिंग, ताज पुल्लिंग। आगे चलते हैं। आगे की चतुष्पदी जो है अंतिम चतुष्पदी की ओर आप चलते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। चतुष्पदी का अर्थ देखने से पहले उपर्युक्त चतुष्पदी के माध्यम से चतुष्पदी के लक्षण हम देखते हैं। चतुष्पदी के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण यानी पंक्ति में तुकबंदी होती है। यहाँ देखिए पहले पंक्ति में अंतिम शब्द है अच्छा था, दूसरी पंक्ति में अंतिम शब्द है अच्छा था, चौथी पंक्ति में अंतिम शब्द है अच्छा था। इसलिए तुकबंदी है। एक जैसे शब्द पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में आए हैं, इसलिए ये चतुष्पदी है। अब देखते हैं इसी चतुष्पदी का अर्थ जो है वो अर्थ क्या है। मनुष्य का स्वभाव ही है कि उसे बीते हुए कल का गुणगान करना अच्छा लगता है। वास्तव में मनुष्य वर्तमान में जीता ही नहीं है, वह हमेशा अतीत की यादों से व्यतीत होता है अथवा भविष्य की चिंता में डूब जाता है। वर्तमान कहता है भूत यानी भूतकाल अच्छा था, जीवन पथ पर मिला मित्र अच्छा था। वर्तमान समय में संकट को देखकर आदमी अतीत की याद करता है और कहता है हमारा अतीत अच्छा था। अतीत में प्राण के पथ पर का मित यानी मित्र दोस्त अच्छा था। वर्तमान में जब संकट आते हैं तब डर कर आदमी अतीत की ओर भागने लगता है। आगे वे कहते हैं गीत मेरा भविष्य गाएगा। यो अतीत का भी गीत अच्छा था, भविष्य का भी गीत अच्छा ही होगा। अर्थात वर्तमान की मेहनत हमारा भविष्य उज्जवल करेगी। यहाँ कवि कहते हैं भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो, सभी काल को समान दृष्टि से देखना चाहिए। हर काल में संकट तो
आता ही रहता है। संकट का मुकाबला करना ही चाहिए। वर्तमान काल में जब आप अच्छा कार्य करते हैं तब भविष्य का गीत भी अच्छा ही होगा। इस चतुष्पदी पर कृति जो है वो इस तरह पूछी जाती है। आप देखते हैं कई बार तालिका पूर्ण कीजिए या एक शब्द में उत्तर लिखिए, ऐसे भी पूछी जाती है। आप देखते हैं किसकी राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ। वर्तमान बोला क्या अच्छा था अतीत, नर नारी क्या रचेंगे समाज। इस तरह उत्तर लिखने के लिए या एक शब्द में उत्तर लिखिए, कृति पूछी जाती है। आगे चलकर आप देखते हैं कठिन शब्द के अर्थ। प्राण, प्राण मतलब जीवन। अतीत मतलब भूतकाल। पथ मतलब राह, मित मित्र। यहाँ नवनिर्माण की सभी चतुष्पदियाँ समाप्त हो जाती हैं। इस चतुष्पदियों पर मैंने स्वाध्याय दिया है, गृह कार्य के लिए ये स्वाध्याय दिया है, देख लीजिए और स्वयं उत्तर लिख दीजिए। अभी यहाँ समारोप करते हैं। धन्यवाद।